नमस्कार, मैं महेश शिहाग स्वागत करता हूं आपका इस सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन अध्ययन कर रहे थे पिछली कक्षाओं में मूल अधिकारों का। अपन ने जो 5 वर्तमान में मूल अधिकार हैं उनकी बात की और 6 नंबर का जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में नहीं है मौलिक अधिकारों में, वो अनुच्छेद 300 क के तहत कहाँ चला गया है, एक विधिक अधिकार बन चुका है, उसकी बात की लास्ट क्लास में। आज अपना जो टॉपिक रहेगा मूल अधिकार में या जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों की यहाँ बात करेगा तो ये है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में। तो अपना चल रहा है क्या, मूल अधिकार। मूल अधिकार अपना टॉपिक है। अगर आपने ये पीछे की जो क्लासें हैं अपनी वो अटेंड नहीं की है तो वो बिल्कुल अटेंड करना, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से बात की है। जो क्वेश्चन आराम से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो आराम से आपके बोर्ड से यहाँ पे कवर होंगे। तो अनुच्छेद 32 की मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, इसकी बात आज अपन करेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। इतनी चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट सवाल पूछता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में है। इसमें एक शब्द आया है उपचार। उपचार का अर्थ होता है इलाज। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो जाता है डॉक्टर के पास उपचार करवाने या इलाज करवाने। अब यहाँ पे डॉक्टर बीमार या व्यक्ति या इलाज से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ भी उपचार से हमें लेना देना है। क्या कि जब मौलिक अधिकारों का या मौलिक अधिकारों के लिए कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो वो उपचार करवाने जाएगा, किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत इलाज करवाएगा अपना। ध्यान से समझना पॉइंट को। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट जा सकता है, वो न्यायालय में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। तो पॉइंट क्लियर हुआ। अनुच्छेद 32 उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसे बात करेगा, किस बारे में बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो उन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए या जब हनन हुआ है तो उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए कोर्ट जा सकता है, न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत, और अगर वो हाई कोर्ट जा रहा है, उच्च न्यायालय जा रहा है तो अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई, इतनी चीज़ क्लियर हुई। इसी अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बोलते हैं कि ये तो संविधान का क्या है, हृदय या आत्मा है। क्या है, हृदय या आत्मा है। ध्यान देना बात पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या बोला था, भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा बोला था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान देखा, या भीमराव अंबेडकर को जब पूछा गया कि आपकी नज़र में ये जो पूरा संविधान है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है, तो भीमराव अंबेडकर क्या बोलते हैं, उन्होंने ये बोला कि मेरी नज़र में जो अनुच्छेद 32 है वो इस पूरे संविधान की क्या है, आत्मा है। क्यों बोला, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर उसे कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, अगर उसे कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है तो फिर उसके मौलिक अधिकारों का तो हनन होगा ही, क्योंकि वो कोर्ट का सहारा ले नहीं सकता, उसे न्याय मिलेगी नहीं, फिर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता रहेगा। इसीलिए अनुच्छेद 32 उसको वो सहारा प्रदान करता है। जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। इतनी चीज़ यहाँ ध्यान रखना आप कि सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। किसी के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद
32 के तहत, ये क्या है अनुच्छेद 32, और वो हाई कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। किसी भी अनुच्छेद के तहत किसी भी कोर्ट में, मतलब इनमें से अनुच्छेदों के तहत वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है। तो कब जाएगा वो? जब मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा हो? हनन हो रहा हो। तो किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो ध्यान देना, सवाल ये पूछता है कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति अगर मौलिक अधिकारों का हनन होने पे हाई कोर्ट ना जाके सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन वो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। दोनों में से किसी भी न्यायालय में वो जा सकता है, किसी भी न्यायालय का सहारा ले सकता है। अब पॉइंट आता है, ठीक है, सहारा ले सकता है, कोर्ट जा सकता है, अपने मौलिक अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ सकता है, या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ जाके वो अपने खिलाफ जिसने भी मौलिक अधिकार उनका हनन किया है तो उनके खिलाफ वो केस कर सकता है, कोर्ट को बोल सकता है। लेकिन अब न्यायालय क्या करता है? न्यायालय यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रीट जारी करता है अलग अलग। आपने सुना होगा कि अनुच्छेद 32 में या संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 तरह की रीट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो बात करते हैं उस रीट की। वो रीट कौन कौन सी है? ये इतनी चीज़ क्लियर है, यहाँ से सवाल बनता है कि भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा। आत्मा या हृदय कहा। और किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है हाई कोर्ट। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, वो रीट कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी रीट हैं और किस किस कंडीशन पे वो रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इन रीट की मैं बात करूं, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी करता है। 5 तरह की रीट जारी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आता है, ये रीट जो है ना, ये रीट कहाँ से ली है, या ऐसी रीट जारी करना कहाँ से सीखा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसी रीट जारी करना कहाँ से सीखा है? ध्यान देना, मैंने सबसे पहले जो अपनी मौलिक अधिकार की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि सन 1215 में सबसे पहले जो मूल अधिकार प्राप्त हुए थे वो ब्रिटेन के नागरिकों को प्राप्त हुए थे। ब्रिटेन के नागरिकों को प्राप्त हुए थे। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, ब्रिटेन के नागरिकों को 1215 में जो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र नाम से, मैग्ना कार्टा नाम से क्या प्राप्त हुए थे? मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे। तो उसी ब्रिटेन ने सबसे पहले रीट जारी करना शुरू किया था। तो ब्रिटेन के राजा जो थे, सम्राट जो थे, वो रीट जारी करते थे। तो अपने भी कहाँ से सीखा है? ब्रिटेन से सीखा है। अगर पूछता है सवाल रीट जारी करना या रीट अपने कहाँ से लिए है, तो ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक सवाल यहाँ पे और आता है, एक सवाल यहाँ पे आता है, न्याय का झरना। सवाल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। न्याय का झरना किसे कहते हैं? न्याय का झरना किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये चीज़ ध्यान देना इस बात पे कि न्याय का झरना किसे कहते हैं। न्याय का झरना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं न्याय का झरना? तो न्याय का झरना मैं आपको बताऊं किसे कहते हैं। ये जो रीट जारी करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है, उन रीट को ही क्या बोलते हैं? न्याय का झरना बोलते हैं। रीट को क्या बोलते हैं? न्याय का झरना बोलते हैं। रीट को क्या बोलते हैं? जो रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, उन रीट को ही क्या बोलते हैं? न्याय का झरना बोलते हैं। तो
क्लियर हुआ यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। रीट को क्या बोलते हैं? न्याय का झरना। ये रीट जारी करना ये अपने कहाँ से सीखा है? ब्रिटेन से सीखा है। कहाँ से? ब्रिटेन से सीखा है, जहाँ सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए गए थे। जिस देश के नागरिकों को सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए गए थे, किस देश के? ब्रिटेन के, सन 1215 में। सन 1215 में जो अपने बात की थी सबसे शुरू में, जो सबसे स्टार्टिंग जो अपने मूल्य अधिकार की क्लास थी उसमें अपने बात की थी। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है, सबसे महत्वपूर्ण क्लास है वो क्लास आप जरूर देखना। आगे चलते हैं। तो रीट कितने प्रकार की रीट है और कितने प्रकार की रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? तो 5 तरह की रीट जारी करता है। यहाँ पे अपन ने बात की है कितने तरह की रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? 5 तरह की रीट जारी करता है। अब एक एक रीट की अपन बात करेंगे। तो ध्यान देना, इतनी चीज़ क्लियर हुई। जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी करता है। रीट जारी करना या रीट अपने संविधान में कहाँ से लिए हैं अपन? ब्रिटेन से लिए हैं, जहाँ सबसे पहले संविधान जहाँ सबसे पहले लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। न्याय का झरना भी किसे कहते हैं? उन रीट को ही न्याय का झरना कहते हैं। उन रीट को ही क्या बोलते हैं? न्याय का झरना बोलते हैं। न्याय का झरना बोलते हैं। आगे चले एक एक रीट की बात करेंगे। अब 5 तरह की रीटें हैं, एक एक रीट की बात करते हैं। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। आज के बाद में आपको इस अनुच्छेद 32 से जितने भी सवाल बनते हैं वो यहाँ पे अपन बात करेंगे। आज के बाद में इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में आ रहा हो, वो आराम से आप यहाँ से कवर करोगे। सबसे पहले जो अपनी रीट रहेगी वो कौन सी रहेगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 1 रीट रहेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक सवाल, नंबर 1 रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या इनके आजकल जो नाम आते हैं इंग्लिश में नाम आते हैं। किसमें नाम आते हैं? इंग्लिश में नाम आते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं इंग्लिश में, हेबियस कॉर्पस इंग्लिश में। तो इंग्लिश में नाम जो आते हैं उन पे भी आप ध्यान जरूर देना। हेबियस कॉर्पस किसको बोलते हैं इंग्लिश में? बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं। तो इस चीज़ का भी आप क्या देना? ध्यान देना। अब ये रीट कब जारी की जाती है, किसके खिलाफ जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? ये रीट कब जारी की जाती है और किसके खिलाफ जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसके खिलाफ जारी करता है? तो ये रीट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से बंदी बनाया हो। मतलब सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है तो उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसने बंदी बनाया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि आपने इस व्यक्ति को किस आधार पे बंदी बनाया है, ये हमें प्रूफ दिया जाए। ध्यान देना, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस। और ये रीट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी करता है सुप्रीम कोर्ट जिसने किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से बंदी बनाया हो। असंवैधानिक तरीके से बंदी बनाने पर सवाल पूछता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कब जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से बंदी बनाया गया है। मान लो ए ने बी को बंदी बनाया है, ए ने बी को बंदी बनाया है, लेकिन ये तरीका जो बंदी बनाने का तरीका है ये गलत तरीके से इसको बंदी बनाया गया है, तो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक तरीके से बंदी बनाया गया है। तो अब ए को प्रूफ करना होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मैंने इसको जो बंदी बनाया उसका तरीका ये सही है। अब अगर सही नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट को तो फिर बी को रिहा करना होगा, रिहा करने का आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट, और इसके खिलाफ क्या होगी? कार्रवाई होगी। ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति
बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट पूछता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किस कंडीशन में जारी होती है, तो ऐसे इस कंडीशन में जारी होगी कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है और जो बंदी बनाने का तरीका है या बंदी गलत तरीके से बंदी बनाया है, तो जिसने बंदी बनाया है उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर जो रीट है वो कौन सी है? 2 नंबर रीट। 2 नंबर जो रीट आएगी अपनी वो कौन सी है? परमादेश। कौन सी आएगी? परमादेश। परमादेश। वही सवाल सबसे पहले, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंडमस। क्या बोलते हैं? मेंडमस। परमादेश को इंग्लिश में बोलते हैं मेंडमस। परमादेश, इसमें एक अर्थ निकल कर आदेश। देखो, जब इसका संधि विच्छेद अगर आप करोगे, हिंदी की अगर बात करें, बस संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ से एक शब्द निकल के आ रहा है, आदेश। क्या आ रहा है? आदेश। आदेश, ऑर्डर। आदेश या ऑर्डर, हम आदेश देते हैं। तो सवाल ये भी पूछ लेता है किसका अर्थ हम आदेश देते हैं होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। तो परमादेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंडमस, उसका अर्थ तो क्या होता है? हम आदेश देते हैं। और ये रीट कब जारी की जाती है? सवाल आता है, परमादेश रीट है, ये कब जारी की जाती है? ये रीट राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त है और अगर वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तब ये रीट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो। जो उसका काम है राजनीतिक और प्रशासनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर अगर कोई व्यक्ति नियुक्त हो गया है, राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर अगर कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है, अगर उसका जो काम है वो अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ परमादेश नाम की रीट या मेंडमस नाम की रीट जारी करती है और उसके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसको बोला जाता है। तो समझ में आई परमादेश? राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वो रीट कौन सी होती है? परमादेश। तो क्या बात निकल के आई इसमें? राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर तो ध्यान देना, इसमें क्या पॉइंट निकल के आया? परमादेश रीट कब जारी की जाती है? अगर कोई व्यक्ति जो राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर नियुक्त है, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करेगा वो कौन सी रीट जारी करेगा? परमादेश, मेंडमस। कौन सी रीट जारी करेगा? परमादेश जारी करेगा। तो कंफ्यूज है? उम्मीद करता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका इंग्लिश में नाम था हेबियस कॉर्पस, और परमादेश, मेंडमस, दोनों रीटें आराम से समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं रीट नंबर 3 की तरफ। ये जो पॉइंट है ना, इनके ये पॉइंट ध्यान रखना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कब होगी? जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से या असंवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से अगर बंदी बनाया गया है तो बंदी बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। और मेंडमस, कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर नियुक्त है लेकिन उसका जो काम है अगर वो अपना कार्य नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। उसे क्या बोलते हैं? परमादेश बोलते हैं। नंबर 3 रीट। नंबर 3 रीट कौन सी रहेगी अपनी? नंबर 3 अगर रीट की बात करें तो प्रतिषेध।
कौन सी रहेगी? प्रतिषेध। प्रतिषेध, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध को इंग्लिश में प्रोहिबिशन। तो इंग्लिश के नाम है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इस बात पे कि इंग्लिश के नाम का आप ध्यान जरूर रखना है इनके हिंदी के नाम के साथ साथ, क्योंकि आजकल जो एग्जाम जो हो रहा है ना, उन एग्जामों में इंग्लिश के नाम भी पूछे जाते हैं। सॉरी। प्रतिषेध में एक इसका अर्थ निकल के आता है। प्रतिषेध में भी अगर जब आप संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे देखो एक नाम निकल के आ रहा है, निषेध। निषेध, और निषेध का अर्थ क्या होता है? रोकना या मना करना। क्या होता है? मना करना। निषेध का अर्थ होता है रोकना या मना करना। प्रतिषेध, निषेध मतलब रोकना, यहाँ पे रोकेगा, मना करेगा। वरिष्ठ न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय ये रीट जारी करता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। ये रीट कौन किसके लिए जारी करता है? वरिष्ठ न्यायालय जारी करता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। और किस कंडीशन पे जारी करता है? इसके द्वारा क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता प्राप्त है ही नहीं जो अगर वो उस पर कार्यवाही कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, तो जो वरिष्ठ न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ ये रीट जारी करेगा। तो ध्यान देना, ये रीट किसके खिलाफ और कौन जारी करता है? तो ये रीट वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। एक चीज तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि जो प्रतिषेध है उसका अर्थ तो क्या होता है? मना करना या रोकना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ये चीज ध्यान रखना। और ये रीट जारी करता है वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ। वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ ये प्रतिषेध रीट जारी करता है। और ये रीट जारी कब होगी? जब अधीनस्थ न्यायालय के पास जो अधिकार है नहीं, जो अधिकार है ही नहीं, उस पर अगर वो कार्यवाही कर रहा है तो उसको मना करता है, रोकता है कौन? वरिष्ठ न्यायालय। ध्यान से समझना, अधीनस्थ न्यायालय के पास जो अधिकार है ही नहीं, जिन पे काम करने का अधिकार है ही नहीं, अगर उन पे अधीनस्थ न्यायालय काम कर रहा है तो उसको रोकता है कौन? वरिष्ठ न्यायालय। कौन सी रीट जारी करके? प्रतिषेध रीट जारी करके, प्रोहिबिशन रीट जारी करके। तो समझ में आई बात? कवर हुई यहाँ तक? दोबारा सुन लेना। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? मना करना या रोकना। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। वरिष्ठ न्यायालय जारी करेगा ये रीट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, मतलब ऊपर का न्यायालय अपने नीचे के न्यायालयों के खिलाफ ये रीट जारी करता है। और किस लिए जारी करता है? जब अधीनस्थ न्यायालय या नीचे के जो न्यायालय हैं, निम्न स्तर के जो न्यायालय, उनके पास जो अधिकार है ही नहीं, अगर वो उन पे काम कर रहे हैं, वो उन पे अगर काम कर रहे हैं तो ऊपर का जो न्यायालय मतलब वरिष्ठ न्यायालय है वो उनको रोकता है कि ये काम आपका नहीं है, या आप मत करो, या आप मत करो। अगला जो रीट आएगी अपनी, 3 रीट क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी होगी। ध्यान से एक एक पॉइंट को अपन कवर करते चल रहे हैं। बंदी, प्रत्येक, परमादेश, जो सवाल बन सकते हैं वो सारे कवर कर रहे हैं अपन, सारे के सारे कवर कर रहे हैं आप। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, यहाँ से सवाल बनेगा और 100% अपन उसको सोल्व करेंगे, उसका आंसर राइट देंगे। आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 रीट कौन सी है? उत्प्रेक्षण। कौन सी है? उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं सर्टियोरी। सर्टियोरी क्या बोलते हैं? सर्टियोरी। उत्प्रेक्षण ये रीट भी वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी करता है। तो एक चीज़ तो ये दोनों रीट, इनमें कंफ्यूज होता है सबसे ज़्यादा, तो वो कंफ्यूजन भी दूर करेंगे अपन। ये इतना श्योर है कि ये भी वरिष्ठ न्यायालय जारी करता है अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, और ये भी वरिष्ठ न्यायालय जारी करता है अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ। तो ये रीट भी वरिष्ठ न्यायालय
अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। इतनी चीज़ तो क्लियर होगी। लेकिन ये जो उत्प्रेक्षण है, सर्टियोरी रीट है, ये किस कंडीशन पे जारी होती है, ये किस कंडीशन में या कब जारी होती है, अगर उसकी अपन बात करें तो ये रीट अधीनस्थ न्यायालय को अपने समक्ष जो मामले हैं, कोई ऐसा मामला है, सुन लेना, कोई ऐसा मामला है या ऐसा कोई केस है जो अधीनस्थ न्यायालय जिस पे सुनवाई कर रहा है, ऐसा मामला जो अधीनस्थ न्यायालय जिस पे सुनवाई कर रहा है, वो मामला ये रीट उत्प्रेक्षण रीट जारी करके वरिष्ठ न्यायालय अपने पास भेजने का आदेश दे सकता है। ध्यान देना, कोई ऐसा मामला जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष है या अधीनस्थ न्यायालय के पास है, जिस पे सुनवाई कौन कर रहा है, अधीनस्थ न्यायालय कर रहा है, तो उस मामले को, उस पर सुनवाई करने के लिए उस मामले को वरिष्ठ न्यायालय उत्प्रेक्षण रीट जारी करके अपने पास मंगवा सकता है। तो ध्यान देना, चीज क्या निकल के आई, उत्प्रेक्षण वरिष्ठ न्यायालय जारी करता है अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, और अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसे मामले पे सुनवाई कर रहा है, कोई ऐसे मामले पे सुनवाई कर रहा है जिसको वरिष्ठ न्यायालय अपने पास मंगवाना चाहता है, तो वो रीट जारी करेगा। एक उसका नाम क्या है, उत्प्रेक्षण है। क्या नाम है, उत्प्रेक्षण है। उत्प्रेक्षण न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय किसी मामले को अपने पास सुनवाई के लिए मंगवा सकता है, इसका वो आदेश दे सकता है अधीनस्थ न्यायालय को। तो समझ में आई यहाँ तक बात। अगला जो लास्ट पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जो रीट है वो कौन सी है, अधिकार परीक्षा। कौन सी है, अधिकार परीक्षा, को वारंटी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं को वारंटी। को वारंटी अधिकार परीक्षा का डायरेक्ट अर्थ निकल के आ रहा है आपके पास, किस अधिकार से, किस अधिकार से, किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से की बात कर रहा है वो, किस अधिकार से। यह रीट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो नंबर 5 अधिकार परीक्षा को वारंटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी अगर अपन बात करें तो यह रीट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो किसी लोक पद का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहा हो या किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हो, अवैध रूप से किसी लोक पद को धारण किए हुए हो। अवैध रूप से किसी लोक पद को धारण किए हुए हो, उसके खिलाफ ये रीट जारी की जाती है। जैसे मान लो आप स्कूल में जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, किसी स्कूल में, कोई सीनियर स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें आप सरकारी स्कूल में पहुंचते हो, आपको कोई काम है प्रिंसिपल से, आप स्कूल में गए और उस प्रिंसिपल की जो चेयर है, कुर्सी है, उस पर आप क्या देखते हो कि प्रिंसिपल तो नहीं बैठा है, प्रिंसिपल तो नहीं बैठा है, मान लो उसका कोई रिश्तेदार बैठा है, तो आप उसको पूछ सकते हो कि आपको इस चेयर पे बैठने का अधिकार किसने दिया है। उस लोक पद पे वो अवैध रूप से वो पद धारण कर रखा, उसने उस लोक पद को अवैध रूप से धारण कर रखा है। मान लो आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे आपको किसी डॉक्टर से मिलना है, किसी डॉक्टर से मिलना है, उस जिस डॉक्टर से आपको मिलना है, अगर सिजेरियन डॉक्टर से आपको मिलना है, उस जो सिजेरियन डॉक्टर का रूम है या उसकी जो चेयर है उस पर कोई दूसरा डॉक्टर बैठा है या कोई डॉक्टर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति बैठा है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि इस लोक पद पे आप किस अधिकार से बैठे हो। या वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ जो रीट जारी करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको पूछेगा कि इस लोक पद पे या इस पद पे आप किस अधिकार से बैठे हो, ये आपको अधिकार राइट्स किसने दिया। तो समझ में आई, किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण करता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसके खिलाफ एक रीट जारी की जाती है, उसका नाम क्या है, अधिकार परीक्षा को वारंटी। को वारंटी इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो 5 रीटें अपने बात की हैं वो सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अनुच्छेद 32 में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो भी इम्पोर्टेंट था, जिससे प्रश्न बन सकते थे या पीछे सवाल पूछे गए हैं, वो सारी बातें यहाँ पे अपन ने की है। आने वाली एग्जाम में जो सवाल बनते हैं उसकी भी साथ साथ में अपन ने बात की है।
जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे कवर की है। तो ध्यान देना इस चीज़ पे, ध्यान देना कि एक एक पॉइंट जो अपने पढ़ा है या जो 5 रीड की अपने बात की है, उन रीड का आपको इंग्लिश में नाम भी याद रखना है। इंग्लिश में नाम में याद, इंग्लिश का भी नाम याद साथ साथ में रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस। परमादेश को क्या बोलते हैं? मेंडमस। प्रतिषेध को क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। उत्प्रेक्षण को क्या बोलते हैं? स्टोरी। और अधिकार परीक्षा को क्या बोलते हैं? को वारंटी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, कौन सी रीट किस कंडीशन में किसके खिलाफ जारी की जाती है वो अपन ने बात की, उसका भी आप ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने नोट की हैं तो उस चीज़ को बार बार आप पढ़ना, और यहाँ से आपका प्रत्येक जो सवाल आने वाले एग्जाम में वो कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यहाँ पे जो आपको पॉइंट और आगे जो अपनी क्लास रहेगी मूल अधिकारों की, वो उम्मीद है एक क्लास और होगी, और उस एक क्लास में अपन जो अनुच्छेद 33, 34, 35 जो रहे उनकी बात करेंगे। कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, कौन से विदेशियों को प्राप्त है, उनकी बात भी अपन करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।